नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। लिए चलता हूं दिल्ली से पास हरियाणा। जी हां, मैं बात करने वाला हूं हरियाणा पुलिस केस की और हम करेंगे उसका लीगल पोस्टमार्टम आज के अपने इस एपिसोड में। हरियाणा पुलिस केस, 2 मौतें होती हैं साहब। एक मौत भेदभाव की, दूसरी मौत भ्रष्टाचार की। सच क्या है? मरने वाले दोनों मर गए, झूठ कौन बोल रहा है? So let's decode it. Let's do a legal analysis of this very shocking case. One death claims discrimination, other death is talking about corruption, who is ultimately lying. झूठा कौन? हम मरे हुए व्यक्ति को अपराधी तो बना नहीं सकते। आइए मुजरिम की जगह हम झूठ और झूठे को तलाशते हैं आज के अपने इस एपिसोड। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने इस देश के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। हरियाणा की पुलिस की तो पूछिए मत। पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा सिस्टम शक के घेरे में आ गया है। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट के, अपने बॉडीगार्ड के रिवॉल्वर से अपने को अपने ही बेसमेंट में, अपने ही घर के बेसमेंट में गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। जी हां, छोटे मोटे अफसर नहीं हैं, बड़े अफसर थे। उनकी पत्नी भी हरियाणा सरकार में आईएएस ऑफिसर। उसके एक हफ्ते के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एएसआई भी सुसाइड कर लेता है। दोनों मरते वक्त सुसाइड नोट छोड़ जाते हैं और लिख जाते हैं विपरीतार्थक, कंट्राडिक्टरी कहानियां, विपरीतार्थक स्टोरी। पहली कहानी जातिगत भेदभाव का दोषारोपण करती है। कहती है जी मेरे साथ अन्याय हुआ क्योंकि आई एम ए दलित ऑफिसर। दूसरी कहानी कहती है कि नहीं साहब, यह तो करप्शन को, भ्रष्टाचार को छिपाने की एक कोशिश है। तो सवाल है, ये दोनों मरे हुए लोग और इनके सुसाइड नोट में सच क्या है? जातिगत भेदभाव या भ्रष्टाचार को छुपाने की नाकाम कोशिश? देखिए, मैं आगे बढ़ूं, मैं यह बता देना चाहूंगा, स्पष्ट कर देना चाहूंगा आप दर्शकों से कि आई एम डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द लीगल एनालिसिस ऑफ द केस। ना हम यहां किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, ना हम यहां किसी को अपराधी बताने की कोशिश करेंगे। हम तो सिर्फ फैक्ट, एविडेंस और लीगल एंगल्स पे इस केस के संदर्भ में बात करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रुथ आना बाकी है। इसलिए मेरा किसी के ऊपर, किसी को दोषी करार देना, अपराधी बता देना और किसी को दोष मुक्त बनता नहीं है साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस आईपीएस पूरन कुमार। 7 अक्टूबर 2025 की सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में आईपीएस वाई पूरन कुमार अपने घर में मृत पाए जाते हैं, गोली से आत्महत्या। अब साहब, जैसा मैंने पहले कहा कि पूरन कुमार कोई आम अफसर नहीं थे, कोई ऑर्डिनरी ऑफिसर नहीं थे पुलिस के, कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे। वो 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, आईजी रैंक पे काम कर रहे थे, आईजी रैंक के ऑफिसर थे।
प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल से सम्मानित थे। मेरिटोरियस सर्विसेज मेडल भी उनको 2017 में मिला। उम्र थी 52 साल। आईएएस ऑफिसर अमनीत कुमार उनकी पत्नी है, जो सेम बैच की आईएएस ऑफिसर है। और इस सीनियर ऑफिसर ने अपने मौत के बाद अपने पीछे छोड़ा 8 पेज का एक सुसाइड नोट। बड़े फुर्सत से, बड़े सोच समझकर सुसाइड करने से पहले यह नोट लिखा गया होगा। 8 पेज साहब, सोचिए उस व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी, जिसमें उन्होंने लिखा, ब्लैटेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटेड, मैं दलित हूं इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। टारगेटेड मेंटल हैरेसमेंट, मुझे जानबूझकर मानसिक यातना दी जा रही है, पीड़न दिया जा रहा है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मुझे सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया जा रहा है और मेरे ऊपर एट्रोसिटीज कमिट की जा रही है। और खास करके उन्होंने अपने ऊपर के 8 सीनियर्स आईपीएस ऑफिसर को बाई ने इन सारे कृत्यों के लिए, इन सारे कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया। खास करके हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया को, और उनके इन दोनों सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पे आरोप क्या था। उन्होंने कहा कि इन दोनों अफसरों ने मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोका, मुझे मंदिर में जाकर प्रार्थना करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता। दूसरा आरोप कि इन जो डीजीपी हैं उन्होंने मेरे एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कास्टिस्ट रिमार्क लिखे। तीसरा, मुझसे नवंबर 2023 में ऑफिशियल व्हीकल विड्रॉ कर ली गई ताकि सार्वजनिक रूप से मुझे बेइज्जत किया जा सके। चौथा, मेरे खिलाफ एनोनिमस कंप्लेन इंटरटेन की गई जो कि अनवेरिफाइड थी। यह सब सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए किया गया। पांचवा, फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मुझे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया जो कि पुलिस में एक पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। लेकिन ये सारे कारण थे, लेकिन अचानक वाई पूरन कुमार को क्यों अपने आप को गोली मारनी पड़ी, क्यों आत्महत्या करनी पड़ी, तो वह ट्रिगर क्या था, वह उत्प्रेरक क्या था जो तात्कालिक था। उसका कारण, उसका खुलासा यह है कि 6 अक्टूबर 2025 को उनके गनमैन हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को ही अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि उनकी सुरक्षा में तैनात था। आरोप उसके ऊपर लगता है कि वह एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर से, शराब माफिया से, शराब व्यापारी से, शराब के ठेकेदार से 2.5 लाख रुपए की मंथली घूस, ब्राइब मांग रहा था और यह हरकत वह वाई पूरन कुमार के नाम पर कर रहा था। वह उस शराब व्यापारी, उस शराब के ठेकेदार से कह रहा था कि अगर इस इलाके में तुम अपना शराब का व्यापार सुचारू रूप से चलाना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए महीने की रकम तुम्हें वाई पूरन कुमार जी को हर माह देनी पड़ेगी। इंट्रोगेशन में सुशील कुमार यह कहता है कि मुझे यह ब्राइब लेने के लिए वाई पूरन कुमार, आईजी पूरन कुमार ने ही मजबूर किया था, कहा था। फिर उसके इस स्टेटमेंट पे एक एफआईआर दर्ज होती है और जो इसकी स्वीकृति है, जो कन्फेशन है इस बॉडीगार्ड सुशील कुमार का, वह वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है। अगले दिन सुबह पूरन कुमार आत्महत्या कर लेते हैं। 6 अक्टूबर
को यह गिरफ्तारी होती है, ये वीडियो क्लिप वायरल होती है और 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार आत्महत्या कर लेते। उस समय उनकी पत्नी आईएएस अमरनीत कुमार जापान में थी। चीफ मिनिस्टर नायब सैनी के साथ वो ऑफिशियल टूर पे थी। अमरनीत कुमार तुरंत वापस आती हैं, कंप्लेन फाइल करती हैं अगेंस्ट डीजीपी कपूर एंड एसपी बेजारानिया और उस आरोप में, उस एफआईआर में वो लिखवाती हैं कि साहब यह एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पायरेसी थी मेरे पति को फंसाने के लिए। उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई, फैब्रिकेटेड एविडेंस का इस्तेमाल किया गया और इसी मेंटल प्रेशर ने उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। वो डिमांड करती हैं कि साहब इस केस में सेक्शन 108 बीएनएस एबेटमेंट टू सुसाइड लगाया जाए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज हो। डीजीपी और एसपी को तुरंत तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। परिवार वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए कंसेंट देने से मना कर देता है, इस शर्त पर कि जब तक एक्यूज्ड अफसर, नामित अफसर गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाए। यहीं से राजनीतिक हंगामा शुरू होता है, तूफान आता है। राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और कई अपोजिशन और पोजीशन और सरकार के मंत्री नेता इनके घर के बाहर मिलने आते हैं। नैरेटिव बनती है कि साहब यह दलित अफसर थे और दलित अफसर के साथ यह सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का केस है। यहीं पर एक दूसरी कहानी जन्म लेती है, पासा पलटता हुआ दिखता है, सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। एएसआई सुशील कुमार एक बम विस्फोट करते हैं, उनका बम बाहर आता है और पूरी कहानी पलट जाती है। उस विस्फोट के बाद 14 अक्टूबर, ठीक एक हफ्ते के बाद, रोहतक के लहडोज विलेज से एक बॉडी मिलती है एएसआई संदीप कुमार की, जो कि साइबर सेल रोहतक पुलिस में पदस्थापित थे। वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या करते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं 3 पेज का हस्तलिखित सुसाइड नोट। और इतना ही नहीं, 6 से 10 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्डिंग। अब इस पत्र में, इस सुसाइड नोट में 3 पेज के हस्तलिखित और वीडियो में 10 मिनट का जो आरोप लगते हैं, वह सबको स्तब्ध कर देते। एवरीबॉडी शॉक्ड। एएसआई संदीप कुमार मरने से पहले यह क्लेम करते हैं कि साहब आईपीएस वाई पूरन कुमार कोई भेदभाव के शिकार नहीं थे। वह एक निहायत ही भ्रष्ट करप्ट ऑफिसर थे, जो अब चूंकि उनकी पाप का घड़ा बढ़ गया था, उनके करप्शन के एक्सपोज होने का, उनके बॉडीगार्ड के गिरफ्तार होने के बाद खतरा बिल्कुल रियल हो चुका था और वह इस बेइज्जती को खास करके अपने पत्नी के रुतबे और बच्चों को देखते हुए बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए उनको हर तरह की जलालत से, बेइज्जती से बचाने के लिए उन्होंने आत्महत्या का, उनके पास आत्महत्या का एकमात्र विकल्प था और उन्होंने वह विकल्प चुन लिया। ये जो एएसआई संदीप कुमार हैं, उनके स्पेसिफिक एलिगेशंस को देखते हैं। क्या कहते हैं अपने नोट में? पहला, पूरन कुमार ने रोहतक रेंज में चार्ज लेते ही सबसे पहले रोहतक से ऑनेस्ट अफसरों को हटाना शुरू कर दिया और वो सारी पोस्टिंग
पे उन्होंने करप्ट अफसर को लगाया। एलिगेशन नंबर 2, आरोप नंबर 2, उन्होंने फाइल ब्लॉक की। पिटिशनर को बुलाया जाता था और पैसे के लिए उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता था। इलेक्शन नंबर 3 बहुत सीरियस है। आम जन तो छोड़िए, महिला पुलिस ऑफिसर्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ और बदले में उनको मनचाही पोस्टिंग दी जाती। आई एम रिपीटिंग, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोस्टिंग, सेक्स के बदले ट्रांसफर। एलिगेशन नंबर 4, मर्डर केस में पैसे लेकर एक्यूज्ड को बचाया गया। मेरा काम उनके इशारे पर घूस इकट्ठा करना था। गनमैन सुशील कुमार। एलिगेशन नंबर 7, राव इंद्रजीत के साथ 50 करोड़ का डील किया गया प्रोटेक्शन के लिए। संदीप वीडियो में बोलता है, भगत सिंह की तरह मैं भी सच बोलने के लिए अपनी जान दे रहा हूं। पूरन कुमार के करप्शन की जड़ें बहुत गहरी। उन्होंने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि कंप्लेन उनके खिलाफ थी और अब वो एक्सपोज होने वाले थे। और जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग बात इस आत्महत्या करने वाले एएसआई ने लिखी है, वह यह है कि पूरन कुमार ने पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लिया था। वह सिर्फ कास्टिज्म को बतौर एक कार्ड यूज कर रहे हैं। उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। यह सिर्फ करप्शन को छिपाने की एक कोशिश है। संदीप ने एसपी ब्रिजानिया, जिनको इस केस के बाद ट्रांसफर कर दिया, उनकी तारीफ करते हुए लिखते हैं, ब्रिजानिया साहब एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जो सैलरी सिर्फ अपनी सैलरी पे जीते हैं और उन्हें बेमतलब इस केस में फ्रेम किया गया है, फंसाया गया है। उसने डिमांड की कि मैं तो जा रहा हूं साहब, भगत सिंह की राह, मेरे लिए इतना ही कर देना है। देश के देशवासियों, पूरन कुमार के एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन करा लें। उनके आईएएस ऑफिसर अमनीत कुमार के एसेट्स की जांच करा लें। और इसके तार जुड़ते हैं अनिल पवार मुंबई आईएएस स्कैम केस में, जहां 300 करोड़ का एसेट्स अनिल पवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के नाम मिला है। ईडी ने कार्रवाई की है और वह यह भी कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट कमीशन में उनके रिश्तेदार फिलहाल पोस्टेड हैं, उनके संपत्ति की भी जांच करा लेना। नाउ यहीं पर आकर इस पूरी कहानी में, जिसे कि एक जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का केस बताया गया, प्रारंभ में ट्विस्ट आ जाता है। अब इस लाश की भी पोस्टमार्टम कराने की बात से एएसआई संदीप कुमार के परिवार वाले मना कर देते हैं, उसका अंतिम दाह संस्कार करने से मना कर देते हैं। शर्त रखते हैं कि आईएएस अमनीत कुमार को अरेस्ट किया जाए। संदीप के कजिन शीशपाल बोलते हैं, पूरन कुमार के, वो तो 300 करोड़ का केस है साहब, महाराष्ट्र वाला। पूरन कुमार के बारे में बोलते हैं, यह मामला 3000 करोड़ का है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अमनीत कुमार को अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सब जानती हैं सच क्या है, ये एसेट्स कहाँ छिपा है, किसके नाम है, और वो सत्य को छुपा रहे। अब मौजूदा हालात क्या हैं? स्टोरी बदल गई। पूरन कुमार का परिवार आज भी अपने उस डिमांड पर कायम है कि डीजीपी और एसपी को अरेस्ट करो। संदीप का परिवार अमनीत कुमार को अरेस्ट किए जाने की बात कर रहा है और दोनों के दोनों परिवार नृत्य
बॉडी को लेकर बैठे। तो ये तो हुआ फैक्ट ऑफ द केस। अब आइए हम इसको एक कानून की नजर से, एक लीगल एनालिसिस की नजर से देखते हैं। क्या पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए हैं वो लीगली सस्टेनेबल हैं? अगर हम केस की समीक्षा करें तो हम यह देखते हैं, हम यह पाते हैं कि 8 पेज का सुसाइडल नोट डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और यह पूरन कुमार के केस के उनके फेवर में से। दूसरी बात कि पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए हैं वो ऐसे नहीं लिख दिए, उसके स्पेसिफिक इंसिडेंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं नाम के साथ, डेट के साथ। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तीसरा, उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसका रेफरेंस दिया है, कोरोबरेट किया है, कंप्लेंट्स की बात करी है, उसके संबंध में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात करी है। चौथा, उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें मल्टीपल विटनेस की भी बात करी है कि उनसे पूछा जाए, उनसे जांचा जाए, उनको पता है। जो एसीआर के बारे में बात की है कि उनके एसीआर में भी कास्टिस्ट कमेंट की गई है, तो वो तो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, वो चेक किया जा सकता है। और उसी तरह से जो उनकी व्हीकल, उनकी गाड़ी विड्रॉ की गई वह भी मौजूद है ऑफिशियल रिकॉर्ड में। तो इतना सीनियर पुलिस ऑफिसर एक सुसाइड नोट 8 पेज का लंबा चौड़ा, जिसका डॉक्यूमेंट्री या कोरोबरेटिव एविडेंस सरकारी दस्तावेज में मौजूद है, ऐसे नहीं लगा सकता। लेकिन जो चीज उनके खिलाफ जाती है कि साहब यह एक डाइंग डिक्लेरेशन था लेकिन नॉट बाय फोर्स, यह वॉलंटरीली था, यह साबित करना जरा कठिन होगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रूव करना भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहां कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। कुछ एलिगेशन सब्जेक्टिव हैं, फेल्ट एक्सक्लूडेड, फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, आपको किसी ने किया नहीं, आपको ऐसा महसूस हुआ, दैट्स नॉट ए क्राइम। 5वां, संदीप के एलिगेशंस ने उनके मोटिव पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि आपका मोटिव क्या था सुसाइड का। आर यू रियली ह्यूमिलिएटेड, आर यू रियली टॉर्चर्ड, और इट वाज समथिंग एल्स। अब संदीप कुमार की अगर हम जांच कर लें तो ये कितने क्रेडिबल हैं साहब। तो पहला जो उसके फेवर में जाता है कि वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था इस केस का, अतः उसके पास कॉन्फिडेंशियल इनसाइड इंफॉर्मेशन थे। दूसरा, उसने भी स्पेसिफिक केस मेंशन किए। तीसरा, उसे सुशील कुमार के ब्राइबरी केस एलिगेशन का डायरेक्ट नॉलेज था। चौथा, उसने ये सारी बातें अपनी जान देकर कही है साहब, जान देकर कही है, उसका क्या स्वार्थ हो सकता है। लेकिन जो चीज उसके खिलाफ जाती है वह है कि उसने अपने इन आरोपों के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है। उसने 50 करोड़ से लेके 2000 से 300 करोड़ के एसेट्स की बात बिना किसी क्लेम के, बिना प्रूफ के कही है। तीसरा, खुद सुशील कुमार इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आने वाला था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसका मोटिव अपनी जान बचाना था, अपनी बेइज्जती बचाना था, जेल जाने से बचना था, न कि करप्शन को एक्सपोज करना था जिसके लिए उसने सुसाइड करने का दावा किया है। टाइमिंग सस्पिशियस। पूरन की मौत होती है, सुशील कुमार यह आरोप लगाता है और सुसाइड कमिट कर लेता है। इस पूरे मसले में अमनीत कुमार आईएएस ऑफिसर पत्नी पूरन कुमार की लीगल पोजीशन क्या है इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ
अगले एपिसोड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।